सलमान अली आगा ने यह बात कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान के नंबर 3 बैटर होंगे अब से T20 इंटरनेशनल्स में। और ये होना ही था और हो जाना चाहिए था। उसकी रीज़न यह है कि आपके मिडिल ऑर्डर में 3 मेजर नाम हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग: बाबर आजम, सलमान अली आगा, फ़खर जमान। ठीक है, मैं विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रॉपर बैटिंग की बात कर रहा हूँ जिनके पास एक, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल रोल है। अगर आप इन तीनों की स्टैट्स देखें, परफॉर्मेंसेस देखें, तो आपको ये पता लगता है कि नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम हैज़ दी हाईएस्ट एवरेज, बट बाबर आजम के पास स्ट्राइक रेट नहीं है। सलमान अली आगा की एवरेज भी डिसेंट है नंबर 3 के ऊपर 36 प्लस की, प्लस स्ट्राइक रेट भी डिसेंट है 160 प्लस का। फ़खर जमान के पास नंबर 3 के ऊपर दोनों नहीं है। ठीक है ना, फ़खर जमान एक ओपनिंग बैट्समैन है, वो मिडल ऑर्डर में टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रगल ही कर रहे हैं, उनका कोई आपके सामने ही है, कुछ खास नहीं है। तो सलमान अली आगा बेसिकली इस चक्कर में ऊपर आए हैं कि आपको वर्ल्ड T20 में ठीक ठाक स्पिन खेलनी पड़ेगी, वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, पिचेस ऐसी हैं। तो सलमान अली आगा को ये लगता है कि अगर पावर प्ले में विकेट गिर जाती है, ठीक है, जैसे गिरी है पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट साहिबजादा फरहान गोल्डन डक, तो उनको लगता है कि वो पावर प्ले में आकर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं स्पिन को, क्योंकि ये कैलकुलेशन है कि स्पिन लगाई जाएगी पावर प्ले के अंदर भी। ठीक है ना, और ये लगाई जाती है, इसमें कोई नहीं, पाकिस्तान साइम अयूब के साथ ये कर जाता है, टीम इंडिया कर जाती है, बाकी टीम्स भी कर जाती हैं। तो अगर स्पिन लगाई जाती है तो सलमान अली आगा को ये लगता है कि वो स्पिन के अगेंस्ट पावर प्ले को ज़्यादा अच्छे तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, पेस को भी ठीक ही मैनेज कर लेते हैं। तभी तो नंबर 3 के ऊपर 160 प्लस का स्ट्राइक रेट है। सिर्फ एक वर्जन ऑफ बॉलिंग होता है ना, पेस या स्पिन, उसको डोमिनेट करके ये नहीं, इतने बड़े स्ट्राइक रेट्स नहीं आते। आपको दोनों तरह की उसको ना गेंदबाजी को करना पड़ता है डोमिनेट, तब आपका इतना बड़ा स्ट्राइक रेट आता है। तो एक तो ये जिसे कहते हैं ना, वो क्या कह लें आप, स्ट्रेटिजिक एक स्ट्रेटजी पाकिस्तान की तरफ से ना ये नई सामने आई है कि इसमें बाबर आजम को नंबर 4 पर किया जाए। अच्छा, उसमें फिर आई फील कि अब इसमें एक चीज़ तो सलमान को ये देखनी है कि आपने प्लान तो बनाया हुआ है कि भाई पावर प्ले के अंदर डोमिनेट करना है। अगर विकेट जल्दी गिर जाती है, व्हाट इफ आपका पावर प्ले जो है उसमें विकेट नहीं गिरती, लेट्स सपोज फरहान या साइम में से कोई आउट नहीं होता, पावर प्ले ख़त्म हो जाता है, तो दायरा खुल जाएगा। फिर सलमान अली आगा नंबर 3 पर आकर किस तरीके से अपने रोल को डिफ़ाइन करेंगे, ये डेफिनेटली सलमान अली आगा को इस चीज़ से रिलेटेड, एंड आई एम प्रीटी मच होपफुल कि उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखी होगी। ऐसे थोड़ी है कि सोचा हुआ है कि जी पावर प्ले में जाके मारना है, पावर प्ले में बैटिंग ही ना आई तो फिर ये भी तो है ना। तो सलमान अली आगा ने डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रखा होगा। सलमान स्पिन को अच्छा खेल लेता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जिस किस्म की वो शॉर्ट्स वॉर्ट्स मारता है ना स्पिन के अगेंस्ट, और जिस तरीके की हमने देखी भी हैं पिछले मैच में, तो वो क्लियर कट नज़र आता है इवन उससे पीछे भी कि स्पिनर्स को सलमान अली आगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेल लेते हैं। तो एक तो ये स्ट्रेटजी अच्छी है। बाबर के ज़िम्मे मुझे लगता है कि मिडल ऑर्डर में यही होगा कि भाई साहब एक एंड से ना आपने विकेट नहीं गिरने देनी। वो रोल बाबर का मुझे समझ भी आता है, वही रोल मुझे बाबर का नज़र भी आ रहा था कि भाई आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक रखो, डॉट बॉल ज़्यादा ना खेलना, ठीक है, सिंगल 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 भी अगर करके चलते रहो तो मिडल ओवर्स में आपके एंड से अगर हम विकेट नहीं ना गिरती तो हमें वो भी जिसे कहते हैं मंजूर है। दिस इज़ व्हाट आई फील, मुझे ये लगता है कि वो दूसरे एंड से उनका जो पार्टनर है वो हिटिंग शिटिंग की ट्राई कर ले। लेट सपोज दोनों ओपनर आउट हो गए हैं तो इसका मतलब है, और दायरा खुला हुआ है, तो बाबर है एक एंड के ऊपर और दूसरे एंड पे सलमान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सलमान ज़्यादा डोमिनेट करेगा इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट हिटिंग्स एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। बाबर आजम को थोड़ा आपको पता है इनिशियली ज़रा वो भी भाई को ना तका चाहिए होता है, वो थोड़ा सा लेते हैं टाइम, ये है उनका। और उसमें ना थोड़ी सा, एक तो बाबर आजम को नंबर ऑफ़ डॉट बॉल्स नहीं खेलनी, ये ही हैज़ टू डू इट। ठीक है ना, कि एक तो नंबर ऑफ़ डॉट बॉल्स उनको नहीं उनको जिसे कहते हैं नहीं ज़्यादा फेस करनी। अच्छा, फिर ही हैज़ टू मेक श्योर कि यार वो नीचे आए हैं तो एक मिडल ऑर्डर में इंस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। वो इंस्टेबिलिटी कैसे आएगी? वो इंस्टेबिलिटी आए तब आएगी कि अगर बाबर आजम एक के बाद दीगरे फेल पे फेल होते चले गए हैं, तो वो डेफिनेटली फिर इंस्टेबिलिटी तो आ गई ना कि बाबर आजम का कोई पता नहीं। प्लस बाबर आजम की जो फॉर्म चल रही है उसके मद्देनज़र भी इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है ना, वो आपको अपने मिडल ऑर्डर में ज़्यादा नज़र आता है। वो टू बी वेरी ऑनेस्ट नंबर 3 के ऊपर भी है, क्योंकि बाबर आजम की जो करंटली फॉर्म चल रही है वो आपके सामने है। और प्लस वो बाबर आजम को पावर हिटिंग भी करनी है, पावर हिटिंग उनका फोटे है कोई नहीं, तो वो वहाँ पर भी फंस जाते हैं।
मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद अगर गैप फाइंडिंग के ऊपर अपने आप को ज़्यादा फोकस्ड रखें कि मैंने गैप कैसे फाइंड आउट करने हैं, मैंने उन गैप्स में मारकर चौके 2-3 ये कैसे निकालने हैं, तो मेरा ख्याल है वो रोल बाबर आजम के लिए ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम इस चक्कर में पड़े कि मैं छक्के मारूँ। बाबर आजम के तो लिमिटेड इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के हैं, तो आप खुद बताएं कि एक T20 गेम में वो कैसे मैक्सिमाइज़ कर लेंगे कि मैं छक्के पे छक्का लगा दूं। वो प्रॉपर शॉट्स मारेंगे तो छक्के समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये पावर हिटिंग वाले चक्कर में रहते हुए उनसे नहीं हो पाएगी। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, उनसे नहीं हो पाएगा, वो नहीं छक्के चुके मार सकेंगे। तो अब ये जो नंबर 3 के ऊपर आगा जी आए हैं, इसमें यही है कि आपने पावर प्ले का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। हमने उठाया भी है। इवन के जब से साहिबजादा फरहान और साइम ने ओपनिंग करनी शुरू की है, हमारा पावर प्ले में रन रेट जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 9 के करीब चला गया है। ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि 7-1 के रन रेट से तो बाबर और रिजवान भी पावर प्ले लगा लिया करते थे और वो बनते हैं 40-45 रन। तो इनके आने से आप कह लो कि 10 रन का फ़र्क पड़ गया साइम अयूब के और फरहान के आने से। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। फ़र्क हो ना कम से कम 20 रन का, फिर आई वुड से कि हाँ अब कुछ समझ में आता है। और वो 10 रन का फ़र्क बन सकता है अगर ये पावर प्ले के 6 ओवर लगाएं 10 रन पर ओवर से, तब आपको एक सब्सटेंशियल किस्म का डिफरेंस नज़र आएगा अपने पावर प्लेस के पहले जो आपके रन रेट्स थे और उसके बाद जो आपने ऑन एवरेज पावर प्ले में रन रेट कमाया उसमें। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी फरहान को भी, साइम को भी, और अगर सलमान अली अगर पावर प्ले में बैटिंग करने आ जाते हैं तो उनको भी। बाकी मिडल ऑर्डर में अब बाबर आजम नंबर 4 पर है, तो फ़खर ज़्यादा मुझे मिडल ऑर्डर में खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले मैच में फ़हीम नहीं थे। अब फ़हीम नहीं थे तो फिर फ़खर भी एडजस्ट हो गया, उस्मान खान भी एडजस्ट हो गया। जब फ़हीम वापस आएंगे आपके प्लेइंग 11 में तो फिर आपके या तो उस्मान साहब बाहर जाएंगे या फ़खर बाहर जाएंगे या फिर बाबर बाहर जाएंगे। ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अगर आपने विकेट कीपर निकाला है तो फिर इसका मतलब यह है कि उस्मान खान बाहर जाएंगे तो बाबर और फ़खर तो खेल लेंगे, विकेट कीपिंग फरहान को करनी पड़ेगी। फरहान से अगर आपने विकेट कीपिंग नहीं करानी तो फिर आपको एक विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा। फिर इसका मतलब है कि उस्मान टीम में है। अब अगर उस्मान टीम में है तो फिर बाबर या फ़खर ही बनेंगे, इनमें से एक खेल पाएगा, दोनों नहीं। तो ये आपका ना जो मिडल ऑर्डर है ना, ये राना फ़हीम के आने से इसमें एक प्रॉपर बैटर कम हो जाएगा, एक ऑलराउंडर नीचे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपका ऊपर एक प्रॉपर बैटर मिडल ऑर्डर में कम हो जाएगा। अब वो बाबर हैं या फ़खर हैं वो अब देखते हैं। फ़िलहाल आई फील के इनिशियली तो मुझे लगता है फ़खर की पत्ता कटेगा, क्योंकि उनकी तो बिल्कुल ही कोई फॉर्म नहीं चल रही। बाबर आजम फिर चलो रन बॉल कुछ ना कुछ रन्स बना लेते हैं। फ़खर जमान ने तो पिछले मैच में 16 गेंदें खेली और मेरा ख्याल है 10 रन हैं कुछ, तो फ़खर की इतनी बुरी फॉर्म चल रही है। बट बैटिंग हमारा जो है ना वो मेन इशू है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में भी, और अभी तक जो हमने पहला मैच देख लिया, और दूसरा वर्ल्ड T20 में भी। ये बहुत अजीबो गरीब किस्म की बैटिंग लाइनअप है, स्पेशली इस बैटिंग लाइनअप का जो मिडल ऑर्डर है। ऊपर ओपनर भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने रोल के हिसाब से मुझे समझ आ रहे हैं। और इधर तो मिडल ऑर्डर में तो ओपनर खेल रहे हैं, बाबर आजम ओपनर खेलते रहे हैं, फ़खर जमान ओपनर खेलते रहे हैं, उस्मान खान ऊपर खेलते रहे हैं। तो ये मसले हैं हमारे। फिर बाकी चलो देखते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी तरीके से अगर ये 18 फरवरी तक खींच गए ना अपना वर्ल्ड T20, उसके बाद फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि सारी कौम इनके लिए दुआएं करेगी, तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे दुआओं के आसरे के ऊपर। तो मेरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ये दरख्वास्त है कि किसी तरीके से ना रमज़ानुल मुबारक जैसे ही आया ना, ठीक है, अपने आप को ना उस टाइम पे टूर्नामेंट में अंदर ही रखना। गेम कुछ ना कुछ, ये जो 25 करोड़ के अंदर कुछ गिने चुने मोमिन होंगे ना, वो बना ही देंगे आपकी दुआएं करके। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।